Hello everyone, welcome back to my channel Rosra ITI class. Today we will discuss about next tools electric drill machine. तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टूल्स जो है सो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है ना, यूज की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, है ना। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन क्या है? लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, जिसका ड्रिल मशीन का प्रयोग की जाती है ना। विद्युत मैकेनिक के लिए छोटे आकार की 8 mm बीट क्षमता वाली मशीन उपयुक्त होती है। 8 mm तक, तो 8 mm तक का ये ड्रिल मशीन यूज किया जाता है। इससे ज़्यादा mm का हो तो फिर इससे बड़ा मशीनें आती है, ठीक है ना। तो ये सफिशिएंट है अपने इलेक्ट्रीशियन में, है ना। इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है। इसमें एक चक की होता है जो इस तरह का रहता है ना, जो इस तरह का रहता है चक की, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ड रहता है, ये हैंडल हो गया, यहाँ पे ट्रिगर स्विच हो जाता है, ये चक की रहता है गियर, चक की गियर होता है, यहाँ पे ये ड्रिल बिट सेट हो गया है, यहाँ पे होल्ड करने के लिए स्पीड को। तो ये बाकी हम प्रैक्टिकली हम बता देते हैं कैसे यूज किया जाता है ड्रिल मशीन को, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की प्रयोग की जाती है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे स्क्रीन पे ला देते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिएगा हेडिंग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अब इसको आगे यहाँ से पॉज करके आप ये लाइन लिख लीजिएगा, लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए हाथ में पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है ना। और ये अपना चित्र हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन संबंधी सावधानियां एवं अनुरक्षण। इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को सही पिनों पर कसना चाहिए और इस कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। ड्रिल बिट ड्रिल चक में भली प्रकार कसा होना चाहिए। अगर ढीला होगा तो चालू करते ही ड्रिल बिट खुल के इधर उधर भागेगा, हो सकता है घायल कर देगा आसपास अगर इर्द गिर्द, ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्रिल करते समय मशीन को सीधा यानी जॉब से समकोण पर चलाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर तिरछा हो जाएगा तो फिर वो सही से ड्रिल नहीं हो पाएगा, है ना। ड्रिल होगा लेकिन हमें ज़्यादातर समकोण पर ही यूज किया जाता है, तो इसलिए समकोण पर ही चलाना चाहिए। इसके द्वारा टूल स्टील से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना, ड्रिल मशीन को कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको आइए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं ड्रिल मशीन कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है, ठीक है ना। इसमें चौक की यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे, ठीक। इसमें से ये चौक की खोल लेना है, ठीक है ना। और ये चौक की का क्या यूज है ये भी ध्यान से देखना है। इस चौक की को इसमें जो होता है, इसमें जो है ड्रिल बिट लगा हुआ है, ड्रिल बिट लगाना होता है, ठीक ना। लगा हुआ रहता नहीं है, अलग से लगाना होता है, ठीक ना। तो ये खुलेगा नहीं, ऐसे खुलेगा नहीं हाथ से, ठीक। तो ये चौक की यहाँ एक खांचा है, देखिए यहाँ पे एक खांचा ये दिख रहा है। इस खांचे में इसको चौकी को डालेंगे और इसको कोशिश करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो है जबरा, इसको जबरा बोलते हैं, ये जबरा
खुल जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत खुल गया तो ये हाथ से भी खुलना चालू हो जाएगा। ये निकल गया ड्रिल बिट, है ना। और जब इसको कसना है, इसको देखिए ये खुल गया, ये ऐसे कसा जाएगा। इसको हाथ से भी ऐसे रोटेट करके कस देंगे, ठीक है ना। कसने के बाद एक बार ऐसा होगा कि ये मोटर के साथ ये घूमना चालू हो जाएगा, अंदर का मोटर का भी साउंड आएगा, ठीक ना। अब जैसे दूसरा mm का बीट लगाना है तो लीजिए, ये चाहे इससे पतला ले लेते हैं, पतला, ठीक है ना, ये पतला रहा। अब पतला बीट लगाना है, ये अब ये माना ये तो खुल गया, ढीला है, तो अगर कसना हो तो फिर इस चक्की को इसमें फंसाएंगे और क्लॉकवाइज में कस देंगे अच्छे से। क्लॉकवाइज में कसाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। तो इसको ऐसे फंसाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये खुलना चालू हो जाएगा, ठीक। अब कुछ ढीला हो गया, इसको हाथ से ऐसे, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज में कसाता है, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है और क्लॉकवाइज में कसाएगा, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक। और वैसे जब अपने पास रहेगा तो अनुभव भी हो जाएगा। और फिर इसको दूसरा बीट लगा के इसको कस देना है, ठीक। ऐसे करके सेट करके और इसको अच्छे से कसना है। इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करके इस चौक को क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, ठीक ना। चौक को क्लॉकवाइज में और अच्छे से कसना है। ध्यान देना है कि अच्छे से कसना है, उसके बाद ही ड्रिल बिट का यूज करना है, ठीक। ड्रिल मशीन चालू करना है, उससे पहले नहीं। इसीलिए कि जब हम पावर सप्लाई दे देंगे, हो सकता है इस कसने के क्रम में यहाँ पे ट्रिगर स्विच है, ये प्रेस हो जाएगा तो हो सकता है हाथ वगैरह घायल हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना है कि ये पहले हम ड्रिल बिट अच्छे से कस लें, तब पावर सप्लाई देना है, ठीक ना। ये कसा गया, अब यहाँ से चौक को ऐसे करके इसी में फंसाना है, अलग नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम फंसा दिए। अब इसको क्या है, ये स्विच है, ये स्विच ट्रिगर स्विच है, इसको प्रेस करेंगे। फिर वही जब तक प्रेस करके रखेंगे तभी तक ये मोटर रोटेट होगा, ड्रिल मशीन चालू हो रहेगा। इसको छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट स्पीड में अगर चलाना है तो इसको दबा के, और यहाँ लॉक है, ठीक ना, इसको प्रेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये स्विच नहीं ना निकल रहा है, ये फिर कांस्टेंट चाल में चलता रहेगा। ये छोड़ देंगे फिर भी ये मशीन चलेगा। फिर इसको बंद करना है, इसको प्रेस करके छोड़ाएंगे, बंद हो जाएगा, ठीक ना। वो कब, जब इसको प्रेस करके इसको लॉक करेंगे तब। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर स्विच प्रेस करेंगे वो फिर ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, चालू करते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होता है, हम इसमें 2 ही टर्मिनल है, एक फेज है और न्यूट्रल है, ठीक है ना। हालांकि बॉडी करंट के लिए भी 3 टर्मिनल दे दिया जाता है। अब इसमें फेज और न्यूट्रल हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है ना, कर चुका हूँ। अब इसको प्रेस करेंगे, देखना चालू हो गया ना। अब इसको छोड़ेंगे, बंद हो गया ये ड्रिल मशीन। इसको प्रेस करेंगे, चालू हो गया, इसको छोड़ेंगे, बंद हो जाएगा। अब ये लॉक का क्या काम है, इसको प्रेस करेंगे और इसको लॉक को प्रेस कर देंगे, प्रेस कर दिए। अब इसको छोड़ देंगे, सही से लॉक हुआ नहीं, इसको ऐसे प्रेस करके देखिए छोड़ दिए। अब क्या है, ये कांस्टेंट चाल में चल रहा है ड्रिल मशीन, है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश करना है जहाँ भी ड्रिल करना हो
90 डिग्री समकोण पे इसका यूज करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्रिल मशीन कैसे यूज करना है। जब आप नेक्स्ट टूल्स देखते हैं स्निप आप लोग देखे होंगे, जैसे लोहा टीना जो बेचने वाले आते हैं गांव घर में, तो वो स्टील मतलब वो मतलब धात्विक के जो मेटल होते हैं, सीट होते हैं, उसको काटने का काम करते हैं स्निप से। ठीक है ना, तो यही होता है स्निप। तो स्निप के बारे में देख लेते हैं। स्निप जो है सो पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची यानी स्निप कहलाती है। ये भी एक कैंची होती है, बट कैंची जो है सो कपड़ा, कागज़ ये सब काटने के लिए होता है। ठीक है ना, और ये स्निप जो है सो धात्विक सीट काटने के लिए होता है। एक कैंची ही होता है, ठीक है ना, जो धात्विक सीट को काटती है, जिसको स्निप कहते हैं। स्निप में कटिंग जॉ लगी होती है, जॉ, ठीक है ना, सभी चीज़ में जॉ होता है, पिलास में भी जॉ होता है ना, जिनके बीच किसी धात्विक सीट को रखकर लेग की सहायता से सीट को काटा जाता है, जिसकी लंबाई सामान्यतः 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm से 35 सेंटीमीटर यानी 350 mm तक होती है। इसका उपयोग प्रशिक्षार्थियों द्वारा वाइंडिंग की तारों, माइका सीट, कठोर इंसुलेशन सीट इत्यादि को काटने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कार्यों के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर यानी 150 से 200 mm लंबी सीधी स्निप उपयुक्त होती है। कुछ इस तरह के स्निप होती है, ठीक है ना, इसमें ये रहा कटिंग जॉ, ठीक है ना, और इसको पीवेट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर में भी इसको पीवेट बोलते थे, ये इसको जॉ बोलते थे, ठीक है ना, और इसको हैंडल कहते थे, सेम टू सेम। बट ये है कि ये मेटल सीट काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का स्निप होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैंची। कैंची सभी लोग के घर में इस्तेमाल होता ही है, ठीक है ना। तो कैंची, इसका प्रयोग कपड़ा, धागा व एम्पायर कपड़ा इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल में बने छिद्रों में उंगलियां को डालकर अंगूठे से दाब लगाकर कटिंग जॉ द्वारा कपड़ा काटते जाते हैं। सामान्यतः मैकेनिक 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची का प्रयोग करते हैं। इस तरह का ये होता है कैंची, ठीक है ना, जिसको हैंडल कहते हैं, इसको कटिंग जॉ बोलते हैं, और यहीं पे पीवेट भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्निप एवं कैंची संबंधी कुछ सावधानियां एवं अनुरक्षण। तो कैंची से धात्विक चादरों एवं तार को नहीं काटना चाहिए। धात्विक चादर और तार को किस चीज़ से काटना चाहिए? स्निप से काटना चाहिए, कैंची से नहीं। नेक्स्ट देखते हैं स्पिन स्निप। व कैंची की कटिंग धार को बनाए रखना चाहिए और धार कुंद हो जाने पर कुशल कारीगर से धार लगवा लेनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर वायर काटने वाला होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। वायर स्ट्रिपर देखे होंगे, इस तरह का होता है वायर स्ट्रिपर। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वायर स्ट्रिपर, इस औजार का उपयोग संयोजन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm होती है। इसमें एक गेज सेटर लगा होता है, जिसकी सहायता से छीलने वाली तार का गेज सेट किया जाता है। इस तरह का गेज सेटर होता है, जो यहाँ पे डाई होता है, यहाँ पे रिचेट होता है, ये हैंडल होता है, ये हैंडल होता है, यहीं पे पीवेट टाइप का होता है, और इसी गेज में वायर सेट करके कटिंग किया जाता है। ठीक है ना, इसी को वायर स्ट्रिपर कहते हैं। और इस तरह का देखे होंगे वायर स्ट्रिपर। ठीक है, अब जो है सो नेक्स्ट देखते हैं क्रिम्पिंग टूल्स। क्रिम्पिंग टूल्स क्या होता है? इस तरह का होता है क्रिम्पिंग टूल्स, ठीक है ना। इसका उपयोग एल्युमिनियम केबल्स के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई
प्रायः 20 सेंटीमीटर की होती है। ये ज़्यादातर जो एल्युमिनियम वगैरह का जो वर्क करते हैं उनके पास ये क्रिम्पिंग टूल्स रहता है। इसमें ये होता है यहाँ पे क्रिम्पिंग जॉ होता है, ठीक है। वायर स्टिपर इसमें ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे इंसुलेशन रहता है और ये हैंडल पे इंसुलेशन किया होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाइस ज़्यादातर फीटर वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या है कि जॉब को फिक्स करके और उस पर फाइलिंग किया जाता है, जो भी कटिंग किया जाता है हेक्सा से और फाइल से फाइलिंग किया जाता है, तो उसमें जॉब को पकड़ने के लिए होता है। तो देखते हैं क्या है इस वाइस के बारे में। तो यह जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार होता है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार की वाइस से प्रयोग होती है, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस, लाइन वाइस, इस तरह के कई तरह के वाइस होते हैं, ठीक है ना। इनके जबड़े की लंबाई के अनुसार इनकी विभिन्न किस्में होती है। सामान्यतः कार्यों के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाले बेंच वाइस तथा 60 मिलीमीटर व्यास क्षमता वाली पाइप वाइस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वाइस जॉब को स्पेंडल की सहायता से जबड़ों के बीच में जकड़ दिया जाता है। विभिन्न वाइसों को नीचे चित्र में बता रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरह का पाइप वाइस होता है, ठीक है। इस तरह का पाइप वाइस होता है। इसी में यहाँ पे मूवेबल जॉ होता है और यहाँ पे फिक्स्ड जॉ होता है और ये स्पेंडल होता है, ठीक है ना। इसको घुमाया जाता है स्पेंडल को कसने के लिए, ठीक है ना। ये होता है बेंच वाइस, यहाँ पे स्पेंडल होता है, यहाँ पे जॉब रखा जाता है इस बीच में और इस स्पेंडल को घुमा के जॉब को कसा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिक्स जॉ और ये जो होता है मूवेबल जॉ होता है। ये स्पेंडल को घुमा के ये मूवेबल जॉ अप डाउन करते रहता है और इस साइड का जॉ जो होता है सो फिक्स होता है और इसी में जॉब को रख के और इसको जॉब पे फाइलिंग जो भी वर्क करना है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का होता है बेंच वाइस और इस तरह का होता है पाइप वाइस। अब पाइप वाइस संबंधी कुछ सावधानियां एवं अनुरक्षण देख लेते हैं क्या होता है। इसके जबड़े साफ रखने चाहिए, ठीक है। जबड़ों पर चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब फ्रिक्शन लेस भी नहीं होनी चाहिए। वाइस का एनविल की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। नर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ज़्यादातर ये फिटर वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। अब आते हैं जिमलेट टूल्स क्या है। जिमलेट कुछ इस तरह का होता है जिसमें फीड स्क्रू होता है, फ्लूट होता है, सैक होता है, हैंडल होता है, बस ड्रिल बिट की तरह दिख रहा है ना जिमलेट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। ड्रिल बिट भी छिद्र करने के लिए ही होता है, बस वो ड्रिल मशीन में हैंडल में लगा रहता है। छिद्र करने वाला सिरा पेंच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है, सेम टू सेम ड्रिल बिट की तरह है, बस इसको हाथ से घुमाते रहेंगे और ये छिद्र करेगा, है ना। तो ये हमारा फीड स्क्रू है, यहाँ पे फ्लूट कहते हैं, इसको सैक बोलते हैं। सभी चीज़ में यहाँ पे जो रहता है पार्ट सैक रहता है, चाहे वो हो स्क्रू ड्राइवर हो, ठीक है ना। ये रहा हैंडल, ठीक है। और इसको इस तरह से यूज करते हैं जिमलेट को लकड़ी में छिद्र करने के लिए। बिल्कुल बिट की तरह होता है, ड्रिल बिट की तरह। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑगर भी सेम टू सेम जिमलेट की तरह ही होता है, ठीक है ना ऑगर। तो ऑगर के बारे में देख लेते हैं। मोटी लकड़ी में छेद करने हेतु इसका उपयोग होता है। यह भी आगे से चूड़ियों की आकृति वाला होता है, इस तरह का ऑगर होता है, ठीक है ना। सेम टू सेम, बस ये मोटी लकड़ी के लिए है, वो पतली लकड़ी सब के लिए है। ये कटिंग एज है, ये फीड स्क्रू है, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। ये सब ड्रिल करने के लिए है,
सिंपल सा है। जिमलेट एवं ऑगर संबंधी सावधानियां एवं अनुरक्षण। इन्हें प्रयोग करने के पश्चात टूल किट में रखना चाहिए। इन्हें जंग लगने से बचाना चाहिए। जिमलेट को प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि हैंडल ढीला तो नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्पेनर सेट। स्पेनर सेट आप लोग देखे होंगे इस तरह का रिंच, जिसको स्पेनर सेट बोलते हैं। आते हैं इसके बारे में देख लेते क्या है। स्पेनर प्रायः 6, 12, 19 इत्यादि संख्या में सेट के रूप में उपलब्ध होता है। इनके जबड़े जौ का आकार ही इनका आकार साइज कहलाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल इत्यादि। विद्युत कार के लिए प्रायः 3 mm से 25 mm तक जबड़े वाले डबल एंडेड स्पेनर्स उपयुक्त होते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्ट्रीशियन के लिए किस प्रकार के स्पेनर उपयोग में आते हैं, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड। तो वहाँ पे क्या होता है, डबल एंडेड, ठीक, डबल एंडेड स्पेनर्स का। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेनर। इनका उपयोग नट बोल्ट्स को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। और इस तरह का ज़्यादातर आपको मैकेनिक डीजल वर्कशॉप में मिलता है इस तरह का रिंच सेट, ठीक है ना, स्पेनर सेट। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टेबल स्पेनर। एडजस्टेबल स्पेनर क्या होता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में हम लोग सिलाई रिंच बोलते हैं, है ना, सिलाई रिंच, जो एडजस्टेबल रिंच होता है, ठीक है ना। इसका टेक्निकल वर्ड होता है एडजस्टेबल रिंच। तो ये क्या होता है, इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। यह प्रायः 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होता है। विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के आकार का सही स्पेनर टूल किट में उपलब्ध ना हो। कुछ इस तरह का होता है, जो यहाँ पे मूवेबल जॉ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मूव करता है, ये फिक्स रहता है, अब मूव करता है जब इसको घुमाते रहते हैं तो ये आगे की ओर बढ़ता है इसको घुमाने पे, ठीक है ना। ये हैंडल रहता है और जहाँ पे सेट हो गया उसके बाद उसको कस देते हैं नट को, या खोलने का काम करती है, ठीक है ना। जब मेरा ये जो सेट है स्पेनर सेट, ये इस तरह का अगर जिस नंबर का रिंच चाहिए ये अगर अवेलेबल ना हो तो ये काम करती है वहाँ पे एडजस्टेबल स्पेनर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, इसी में स्पेनर सेट एवं एडजस्टेबल स्पेनर संबंधी कुछ सावधानियां हैं, कुछ अनुरक्षण हैं। इन्हें जंग से बचाना चाहिए, कोई भी टूल्स है जंग से बचाना ही चाहिए। और समय समय पर विशेषकर बरसाती मौसम में आवश्यकता अनुसार ग्रीस इत्यादि लगाते रहना चाहिए ताकि उस पर जंग न लग सके, ठीक है ना। उपयोग से पूर्व इनके जबड़ों को साफ कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइप रिंच। पाइप रिंच आप लोग देखे होंगे, इसमें ज़्यादातर चापाकल वगैरह खोल खाल जो करते हैं ना, वो मैकेनिक ये सब पाइप रिंच वगैरह रखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये रिंच अनेक लंबाइयों जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर इत्यादि में उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर जबड़ा परास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है ना। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, सॉकेट इत्यादि कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। ये हमारा पाइप रिंच है, ठीक है ना। ये हैंडल है, ये फिक्स जॉ होता है और ये मूवेबल जॉ होता है, इसको घुमाने से मूव करते रहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइप कटर, पाइप काटने वाला। वो पाइप कसने वाला हो गया पाइप रिंच, ये पाइप काटने वाला। यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 कटिंग ब्लेड होते हैं, जिनमें से एक ब्लेड स्थिर जबड़े में कसा रहता है और 2 ब्लेड सचल जबड़े में कसे होते हैं, जो औजार को पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़ों में पेंच द्वारा कस दिया जाता है और पेंच
हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल के पाइप के चारों ओर घुमाते जाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इस तरह का होता है पाइप कटर, ठीक है ना। इसमें ये रहा हैंडल, ये रहा स्क्रू, ये रहा मूवेबल जॉ, ये रहा कटिंग ब्लेड और ये रहा फिक्स जॉ, ठीक है ना। ये भी ज़्यादातर चापाकल वगैरह जो गाड़ने का जो मैकेनिक होता है ना, उनके पास ज़्यादातर ये रहता है पाइप कटर, पाइप रिंच, या नल जल योजना के तहत जो भी वर्क करते हैं, या प्लम्बर ट्रेड में मिलेगा ये सब चीज़, ये रिंच ज़्यादातर। अब नेक्स्ट देखते हैं पाइप रिंच व पाइप कटर संबंधी सावधानियां एवं अनुरक्षण, ठीक है ना। इनके पेंच पर समय समय पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। इनके साथ हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के बाद इन्हें साफ व बंद करके रखना चाहिए। उपयोग से पूर्व इनके जबड़ों को साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टूल्स रहा, और अपना ये टूल्स चैप्टर आज इसी के साथ ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अधिक मात्रा में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एनसीवीटी आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और जो यूपीपीसीएल डीआरडीओ जैसे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सारा क्वेश्चन डिस्कस कराते हुए नेक्स्ट चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एंट्री मारेंगे। धन्यवाद।